पेपर था लास्ट ईयर का, तो उसमें सिर्फ चार से 5 क्वेश्चंस जो थे, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। कहाँ से पढ़ना शुरू करें? ऐसे बच्चे जो पूरा गोल है अभी, नील बटा सन्नाटा है बच्चों का, कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है। हम आरडी बोलते हैं, उसमें यूसीएम है, ऑसिलेशंस में एसएचएम है। अच्छा। और ये दोनों का एक साथ मिला के फिर सुपरपोजिशन जो है वेव्स का, ओके, वो और ये सब अप्लाई करते हैं हम वेव ऑप्टिक्स में। ऑप्शन भी कर रहे हो, मॉडरेटर भी हो। सो मतलब कैसे चेक होते हैं पेपर, इवैल्यूएट कैसे होते हैं, कितने % ऑफ बच्चे फेल करने होते हैं, ऐसा कोई टारगेट होता है आपका? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हम सब जानते हैं एमएसटी सीटी में स्कोर करने के लिए सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है, सही स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होती है। और यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं पर टेस्ट नहीं देते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा गणितंक का अल्फा 5.0। ये सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, आपका कंप्लीट रिवीजन पार्टनर होगा। इसमें आपको मिलते हैं फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, और इतना ही नहीं, चैप्टर के अंदर कौन से सब टॉपिक्स है, प्रायोरिटी वाइज सब टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे, लाइव टेस्ट होगी, और सबसे बेस्ट चीज डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस। अगर आप गलती करते हो तो यहाँ वहां जाकर सॉल्यूशंस देखना नहीं है, वीडियो सॉल्यूशंस देखना है और कांसेप्ट को समझना है। बच्चों, कई सारे बच्चों ने टॉप किया है इस टेस्ट सीरीज के थ्रू, आप टॉपर्स यहाँ देख सकते हो। अगर आप भी स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, एमएसटी सीटी में टॉप करना चाहते हो, तो अल्फा 5.0 बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हो अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। आखिरी 30-35 दिन बचे हैं, बोर्ड्स एग्जाम पास में आ रही है, और हर बच्चा इसी पे लगा हुआ है कि कैसे मैं बोर्ड्स को पहले तो पास करूं, उसके बाद स्कोर अच्छा करूं, है ना। अभी तक मैंने हमेशा सीईटी, जेईई, नीट इसी के बारे में बात करी है, अब बोर्ड्स कैसे करा जाए। तो आज वी हैव अ स्पेशल पर्सन, सबसे फेमस कॉलेज पुणे का फर्ग्यूसन कॉलेज, वहाँ वो पढ़ाते हैं। वो भी 23 साल से पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स के अराउंड बहुत सारा काम किया है। विज्ञान भारती के साथ कि घर घर में फिजिक्स कैसे पहुंचे उसके बारे में बात करी है, काम किया है। अगर हमारे बोर्ड्स को लेकर बात करें तो 25+ टाइम्स उन्होंने पेपर को एग्जामिन किया है, चेक किया है, और 8 टाइम्स मॉडरेशन भी किया है, मॉडरेटर रह चुकी है। तो हर वो चीज़ फिजिक्स को लेकर क्या लगनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो आपके मन में डर है ना फिजिक्स का, वो सारा के सारा आज हम देखने वाले, बर्स्ट करने वाले हैं। कई सारी बातें करेंगे, जानेंगे फिजिक्स को कैसे स्कोर कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, आउट ऑफ ला सकते हैं, सारी वो चीज़। सो वेलकम, वी हैव जयश्री पाटिल मैम। मैम, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू फॉर इनविटेशन। मैम, मैं पहला सवाल यही है मेरा कि लास्ट ईयर HSC 2025 में ऐसा क्या अलग आया था पेपर में, क्योंकि हर बच्चा पेपर के बाद डरा हुआ था कि फिजिक्स बहुत गजब आया था, बहुत अलग आया था। और जब भी मैं देखूँ ना बोर्ड्स के पेपर्स, केमिस्ट्री मैथ्स के में कभी नहीं होता, लेकिन फिजिक्स को लेकर हमेशा ये बात होती है कि पेपर कुछ अलग ही कर दिया, मॉडरेटर्स कुछ अलग ही कर रहे हैं, चेकर कुछ अलग ही कर रहे हैं, एग्जामिनर सेटर कुछ अलग ही कर रहे हैं। सो व्हाट वाज दैट अबाउट HSC 2025? एक्चुअली जो पेपर था लास्ट ईयर का, तो उसमें सिर्फ चार से 5 क्वेश्चंस जो थे, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। कि एग्जाम्पल वाइज मैं बोल देती हूँ कि एक क्वेश्चन था उसमें कि एडवांटेजेस जो होते एलईडी के, वो आप लिख दो। तो मे बी वहाँ तक बच्चों ने किया नहीं होगा कि एलईडी नहीं आएगा, माइट बी ऐसे एक्सपेक्टेड ही नहीं था, थोड़ा एक्सपेक्टेशंस के बाहर आया होगा शायद। ओके। अलॉन्ग विद दैट LCR सीरीज सर्किट जो हमेशा पूछते हैं, तो उसमें सिर्फ पार डेसिपेशन का जो डेरिवेशन था वो पूछा गया था। सो माइट बी किया नहीं होगा अगेन एक्सपेक्टेशंस के। उसके बाद कैपेसिटर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो टॉपिक है, उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो भी पूछा गया था। लेकिन एक टॉपिक था हिस्टैरिसीस लूप का, तो वो भी शायद बच्चों ने ऑप्शन को डाला होगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो थे क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन सिर्फ कंपलसरी में आया था और बाकी जो थे वो सब ऑप्शंस में थे। सो और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के आया था, इसलिए शायद लगा होगा। लेकिन जो हम बोलते हैं कि जैसा प्रिपरेशन करना है हमें हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, वैसे किया, सो यू कैन स्कोर वेल फॉर द एग्जाम्स। तो ऐसे कुछ नहीं था। ऐसा क्यों करते हैं मैम? लेकिन क्योंकि देखो केमिस्ट्री और मैथ्स में तो कभी ऐसे नहीं करते सेटर, पेपर सेटर। फिजिक्स के पेपर सेटर अपना एग्जिस्टेंस दिखाना चाहते हैं क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारा जो पेपर होता है ना फिजिक्स का, वो मोस्टली एप्लीकेशन के ऊपर आता है कि बच्चों को क्या समझ में आया। मेन हमारा फोकस जो होता है ना, वो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशंस के ऊपर होता है। तो बच्चों को अगर समझ में आया कॉन्सेप्ट फिजिक्स का एक, तो फिर वो कैसे अप्लाई करते हैं, डायग्राम्स कैसे
केयरफुली निकालते हैं वो, या फिर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं वो, ये सब जो हमारा विजन है, मतलब कि Okay. बच्चों को आना ही चाहिए। फिजिक्स इट्स नॉट अ थियरी पार्ट, हम्म, वो अप्लाई करना होता है Correct. हमें, तो ये सब वो सोच एंगल कर से, आप आराम हाँ, से इसलिए वो फिजिक्स का सबको लगता है कि माइट बी डिफिकल्ट पेपर है या कुछ, आई डोंट नो, बट अगर अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो आप, व्हाट डू यू फील अबाउट 2026? आसान आने वाला है फिजिक्स पेपर? कांट से, बट जैसे मैंने बोला कि अगर कॉन्सेप्ट आप कर लेते हो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आपको अप्लाई करना है वो कॉन्सेप्ट, सो वो समझ में आना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने बोला न्यूमेरिकल्स, तो फिर फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है लगने वो, वाला है। हाँ। ओके, और जो हिंट्स होते हैं ना सर, मैं बोलती हूँ कि हिंट्स वो प्रॉपर न्यूमेरिकल में ही दिए होते हैं, अच्छा, सो यू हैव टू जस्ट चेक आउट कि कौन सा हिंट दिए यहाँ पे, उसके ऊपर ही हमें फॉर्मूला क्लिक आउट होता है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। ओके मैम, इतने सालों से आपने पेपर को एग्जामिन किया है, चेक किया है, हाँ। उसके बाद आप मॉडरेशन भी कर रहे हो, मॉडरेटर भी हो, सो मतलब कैसे चेक होते हैं पेपर, इवैल्यूएट कैसे होते हैं, कितने % ऑफ बच्चे फेल करने होते हैं? ऐसा कोई टारगेट होता है आपका, यार इतने % बच्चों को फेल करना ही करना है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है, फेल्योर के चांसेस जो है वो बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि 70 मार्क्स का हमारा थ्योरी पेपर होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल्स होता है। तो प्रैक्टिकल में अगर बच्चों ने पूरा ईयरली अगर प्रॉपर कर लिया प्रैक्टिकल्स, सो दे कैन स्कोर फुल मार्क्स। सो यहाँ पे आउट ऑफ 70 हम 30 तक या 20 तक अगर स्कोर कर लेते, सो आराम से पास हो आराम सकता से है। पास। तो एक बार और समझते हैं कि 70-30 का होता है, हाँ, 30 मार्क का प्रैक्टिकल है, मिनिमम मार्क कितने मिलते हैं? बिकॉज अगेन आप इंचार्ज भी रह चुके हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स के वगैरह, सो 30 में से कितने देते हैं आप? एकदम जो बच्चा कुछ नहीं किया हो, बहुत बेसिक हो, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ रहते हैं तो आखिरी में आके बस सबमिशंस कर देते हैं, सो व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स दैट यू गिव यूजुअली? 30 मार्क्स का जो होता है हाँ। उसमें 5 मार्क्स तो जर्नल के होते हैं। ओके, सो हर एक बच्चा तो जर्नल लिखता ही लिखता है, ओके, तो उसमें उसका जर्नल तो कंप्लीट होना चाहिए। राइटिंग जो वर्क होता है दैट हैज़ टू बी कंप्लीटेड, तो 5 मार्क्स वो मिल जाते हैं। 5 मार्क्स का जो वाइवा होता है, ओके, जो एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी या फिर शॉर्ट एक्सपेरिमेंट वो बच्चा करता है, उसके ऊपर वाइवा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो वाइवा क्वेश्चंस तो थ्योरी में हम पढ़ चुके होते हैं सब एक्सपेरिमेंट्स, तो 5 मार्क्स भी मिल जाते हैं। सो ऑलमोस्ट 10 मार्क्स आर इन आवर हैंड। ओके, उसके बाद अभी 10 मार्क्स का Long. लॉन्ग एक्सपेरिमेंट Okay. होता है, 5 मार्क्स का शॉर्ट और 5 मार्क्स का एक्टिविटी। ओके, तो वहाँ पे भी हम फॉर्मूला लिख देंगे, चलो वहाँ पे 1 मार्क मिल जाता है। डायग्राम्स है वहाँ पे 1 मार्क, कनेक्शंस का 1 मार्क। सो ऐसे मैक्सिमम 20 मार्क्स, मतलब मिनिमम 20 मार्क्स मिलते हैं और मैक्सिमम 30 तो मिल ही जाते हैं। ओके, 20 में से 30 में से 20 तो मिल ही जाते हैं 20 बच्चों को। तो हाँ, तो अगर more than 20 यहाँ से पकड़ लेते हैं 20। और अगर इधर का कुछ 20। जुगाड़ करके 20 मार्क लेके आ गए तो पास हो गया वो, कि आपका सेक्शन में बड़ा इजी होता है ना जो न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी। राइट, बढ़िया। सो देखा बच्चा कि पास, और अगर लास्ट ईयर का परसेंटेज भी देखें तो अराउंड 97.5% बच्चे पास हुए थे। दैट वाज द रिजल्ट लास्ट HSC 2025 का। मतलब सिर्फ 2.5% का अराउंड बच्चे थे जो फेल हुए थे, और मुझे लगता है वो भी ऐसे होंगे जो एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, हमें भी ड्यू टू सम रीजंस, या बहुत ही कहीं होगा जो कुछ बुक से नहीं खुला, तो अलग बात है। मतलब पास होना बहुत आसान है, राइट। जब आप पेपर चेक करते हो, मैंने बहुत बार सुना है यार कि पेपर में मार्क्स मिलते कब है, जब अगर मॉडरेट जो भी चेकर है उसका मूड अच्छा हो, अगर वो घर से झगड़ा करके आया हो तो मार्क्स कट करता है, या हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो तो मार्क्स कट करता है। इज इट ट्रू? नहीं, हैंडराइटिंग कैसा होना चाहिए कि वो रीड कर सके हम, ऐसा Okay. तो हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो हम डायग्राम्स निकालते हैं एग्जाम्पल वाइज, अभी तो डायग्राम्स भी प्रॉपर अप टू द स्केल होना चाहिए, कि अगर एक कंटेनर बहुत बड़ा दिखा दिया लेकिन वैसे नहीं चलता है, मतलब प्रपोर्शन में होने चाहिए, अप टू द स्केल जैसे मैंने बोला। तो डायग्राम का जो होते हैं वो उसके मार्क्स तो फुल मिल जाते हैं हमें। ओके, उसके बाद जैसे हम डिस्कस कर रहे थे बीच में कि अभी डेरिवेशंस, अगर डेरिवेशन की बात करते हैं हम, तो वो डेरिवेशंस में जो स्टेप्स होते हैं मैथमेटिकल्स या फिर डिस्क्रिप्टिव स्टेप्स कुछ, तो भी अगर वो मिस हो जाते हैं तो ऑब्वियसली Step हाफ marks मार्क्स होती या है। 1 मार्क वो कट हो ही जाता है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल लाइक प्रिपेयरिंग डेरिवेशंस वगैरह। वो राइटिंग प्रैक्टिस अगर करते हैं बच्चे तो फिर फुल मार्क्स स्कोर होता है तो उसमें। डू तो यू फिर चेक टू गिव मार्क्स और टू कट मार्क्स? मतलब आपका इंटेंशन क्या होता है, यार इस बच्चे को ज्यादा मार्क्स दूं या इस बच्चे के मार्क्स कट कैसे करूं? नहीं, एक्चुअली कैसे होता है कि ऑन एन एवरेज जो बच्चा होता है
हाँ तो उसके हम मोस्टली कम कट करते हैं मार्क्स, क्योंकि वो देते हैं अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम उसको देते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू जो बच्चा अबाउ 63 स्कोर करता है आउट ऑफ 90% के 70, ऊपर जा रहा है। तो उस बच्चे का फिर रीवैल्यूएट होता है, मतलब वो 2-3 बार चेक होता है। सो वो बच्चे को क्या होता है कि उसका डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए, हर एक स्टेप प्रॉपर होना चाहिए, उसका डेफिनेशन अप टू द मार्क होना चाहिए, लॉज। लेकिन थोड़ा सा जो ऑन एन एवरेज बच्चा होता है उसका थोड़ा सा लीनियंटली चेक करते हैं, Okay. लेकिन नो डाउट वो करेक्ट होना चाहिए। तो इजी भाषा में कहा जाए तो फेल होना भी मुश्किल है, तो फुल मार्क्स लाना भी मुश्किल हाँ है। वो है, तो जो दोनों फेल है। हो रहे हैं उनको आप मार्क्स दे रहे हो, और जो अच्छा ला रहे हैं 63 प्लस आपने कहा, उसका डबल ट्रिपल चेक करके कि कुछ तो गलतियां यहाँ से हाँ, निकल जाए। राइट। नाइस, ये अप्रोच होता है आपका। राइट, अब देखिए आखिरी ना 30-35 दिन बचे हैं, और पता नहीं फिजिक्स को लेकर क्यों बच्चे ना बहुत मन में डर बिठा के रखते हैं। आपने भी देखा होगा कि फिजिक्स मेरा कुछ भी नहीं हुआ, फिजिक्स क्या करूँ। तो आखिरी 30-40 दिन में कहाँ से पढ़ना शुरू करें? ऐसे बच्चे जो पूरा गोल है, अभी नील बटा सन्नाटा है बच्चों का, कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है। सो हाउ एंड विच चैप्टर दे शुड स्टार्ट विद? तो अगर 16 चैप्टर्स जो है हमारे, उसमें से फर्स्ट चैप्टर तो हर एक बच्चा करता ही है मतलब बिगिनिंग ओनली फॉर द फिजिक्स इज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। तो अगर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हो तो यू विल बी गेटिंग सम कॉन्फिडेंस कि फर्स्ट चैप्टर मुझे आ रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर के बाद एक थोड़ा सा लिंक हम मतलब कर सकते हैं फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद ऑसिलेशंस को जाएंगे हम, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर केटीजी थर्मो। सो ऑसिलेशंस के बाद फिर सुपरपोजिशन और फिर वेव ऑप्टिक्स। तो ये 4 चैप्टर हमने पहले कर लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है, मैथमेटिक्स है, उसमें थोड़ा बहुत डेरिवेशंस है, और वो इजी लगते हैं बच्चों को थोड़ा सा। ऑप्टिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, मुझे वही लग रहा था कि ऑप्टिक्स थोड़ा बच्चे डरते हैं, लेकिन वो लिंक है ना सर, जो हम आरडी बोलते हैं उसमें यूसीएम है, ऑसिलेशंस में एसएचएम है। अच्छा, और ये दोनों का एक साथ मिला के फिर सुपरपोजिशन जो है वेव्स का, वो और ये सब अप्लाई करते हैं हम वेव ऑप्टिक्स में। अच्छा, तो इस तरह ये हाँ, ऐसे थोड़ा सा सीक्वेंस अगर हमने फॉलो किया तो दैट विल गिव अ गुड स्कोर। उसके बाद अगर सेक्शन मतलब नेक्स्ट सेक्शन की बात करें हम, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, तो उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक मटेरियल्स कर लिया दूसरे इसमें। ऐसा पूरा एक चेन, और वो हो जाने के बाद ईएमआई, एसी सर्किट और सेमीकंडक्टर्स ऐसे कर लिया। तो वो क्या होता है कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं ये चैप्टर्स। हम अगर सीक्वेंस में करने जाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा लिंक जो होता है कनेक्ट नहीं हो पाता। टेक्स्ट बुक में ऐसा क्यों नहीं दिया है, मतलब इसको लिंक करके हुए क्यों नहीं दिया? वहाँ पे सेकंड चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों डाल दिया, मतलब क्या सोचते हैं ऐसे? हाँ, मतलब जो मैकेनिक्स जो पार्ट है हमारा फिजिक्स का, तो उसमें वो हिसाब से कि पहले सर्कुलर मोशन आने चाहिए, रोटेशनल आना चाहिए, फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स पर्पसली दिया है क्योंकि यूनिट वाइज कुछ कराया। हाँ, यूनिट वाइज कराया है। जैसे हम अगर टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग को ही बिफोर इंडेक्स पेज कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट का एक पेज दिया हुआ है। सो इट इज़ एज पर दी एनसीईआरटी सिलेबस, तो वहाँ पे यूनिट वैसे लिंक किए उन्होंने। बच्चों को बताना चाहता हूँ मैं कि बच्चों बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान करी है। मैम आपको हर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार बच्चे पूरा चैप्टर नहीं कर पाते। तो मैम बताने वाले कि रोटेशन डायनामिक्स में यार ये पक्का कर लो। तो इतने साल का एक्सपीरियंस है, जानते पेपर में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। इट चाहिए ना आपको, कमेंट में यस करके बताना कि हाँ भाई बहुत काम का ही होगा, यस सर ऐसे बताना तो हमें समझ में आ जाएगा। तो काफ़ी कुछ हमने प्लान किया और मैम अपना टाइम भी देने वाली है। सो थैंक यू अगेन फ्रॉम स्टूडेंट साइड। मैम टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए बहुत, या पिछले 4-5 साल के पेपर्स पढ़ने चाहिए? पढ़ाई करते वक्त क्या ज़्यादा करना चाहिए? अगर बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है तो इज इट ओके इफ दे सॉल्व ओनली 3 years पेपर्स, या टेक्स्ट बुक को अंदर जाके सॉल्व एग्जाम्पल्स वो सब करना? हाउ शुड दे अप्रोच बोर्ड्स की प्रिपरेशन? एक्चुअली सिर्फ हम पिछले साल के पेपर्स करते हैं, सो दैट विल नॉट बी लाइक बेनिफिशियल, क्योंकि हमें बुक तो पूरा करना ही है। और अगर बुक हम अभी पूरा कर लेंगे तो फिर दैट विल बी हेल्पफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल, क्योंकि हर एक का टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करना होता है। सो अगर भर्ती का टेक्स्ट बुक कर लेते हो आप तो सीट को उसको बेनिफिट होता है, बेस और कॉन्सेप्ट ना। जैसे मैंने बोला कि हम इंसिस्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट आना चाहिए बच्चे को, जिसको कॉन्सेप्ट आते हैं ना फिजिक्स के, सो दैट स्टूडेंट कैन क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। करेक्ट। तो फिर ये पेपर सॉल्व करके वैसे नहीं हो सकते, या फिर PYQ अगर PYQ कर लिए होगे वैसे भी नहीं होता है कि बिकॉज वो पासिंग हो जाएगा PYQ करके। लेकिन इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड स्कोर तो टेक्स्ट बुक पढ़ना ही चाहिए। और टेक्स्ट बुक में
अगर फिजिक्स का टेक्स्ट बुक देखते हैं हम, तो वहाँ पे बॉक्सेस दिए होते हैं। वो बॉक्स में कुछ तो भी क्वेश्चंस होते हैं कि डू यू नो, या फिर ओके वो जो क्वेश्चंस दिए रिमेंबर होते हाँ ऐसा हैं, कुछ या हाँ फिर सॉल्व न्यूमेरिकल्स वगैरह, वहाँ पे भी हमें कुछ तो भी फोकस करना चाहिए। हम क्या करते हैं, सिर्फ डेरिवेशन ये कर लो, डेफिनेशंस, लेकिन जब भी हम ये सॉल्व न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वो चांसेस भी होते हैं कि सॉल्व न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में, और उसके बाद मैंने जैसे बोला बॉक्स जो होते हैं वो Okay. क्वेश्चंस भी वेरी शॉर्ट आंसर या फिर एमसीक्यूज को पूछते हैं। सो वहाँ पे ध्यान नहीं जाता हमारा। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो बच्चा फेल होने वाला है, ऐसा उसको डर लग रहा है, फेल होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन फिजिक्स से बहुत डर है, मेरा कुछ हुआ नहीं है, मैं कैसे पास करूंगा इस एग्जाम को, तो उनके लिए क्या आपका गाइडेंस रहेगा? एक्चुअली जो 16 लेसन्स है उसमें से 50% तो करने ही चाहिए। ओके विदाउट दैट पास हो ही नहीं सकते हम। तो फिर वो चॉइस रहता है बच्चों को कि अगर आप पूरा फर्स्ट 5 लेसन्स कर लो, या फिर 8 to 16 में जो है वो फर्स्ट 5 कर लो। ओके सो इट इज़ एन ऑप्शन कि फर्स्ट 5 कर लिए, और थोड़े जो चैप्टर्स है फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म उसमें से सिर्फ डेफिनेशंस लॉज वगैरह कर लिया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए, सो इवन अ चाइल्ड कैन सर्वाइव। ओके मतलब आप कह रहे हो कुछ 5-6 चैप्टर्स भी अगर ठीक से कर लिया उसने तो पास तो हो ही जाएगा हाँ। वो। तो पूरा सिलेबस करने के पीछे मत भागो कि 16 चैप्टर्स है उसी का स्ट्रेस लिया, 4-5 चैप्टर्स अच्छे कर लो, बड़े वाले जो आप कह रहे हो। ओके मैम न्यूमेरिकल्स कितने मार्क के लिए आते हैं और थ्योरी कितने मार्क के लिए आती है? क्या बोर्ड्स का पैटर्न फिक्स्ड है कि इस चैप्टर के इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आने चाहिए? हाँ, वो पेपर का जो मार्किंग स्कीम है। राइट, तो वो जो टॉपिक है हमारे, मतलब ऑल 16 लेसन्स है, उसका हर एक का वेटेज होता है, और वो एक follow फिक्स होता होता है? है। यस, ये वो फॉलो होता है, हर एक एग्जाम्स के लिए वो फॉलो होता है। ओके और विथ ऑप्शंस भी होते हैं, वो मार्क्स विथ ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन। या सो ऐसे 98 मार्क्स का हमारा पेपर सेट होता है, उसमें से बच्चों को 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना करेक्ट होता है। तो वहाँ पे टेंटेटिवली एक 40 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स अच्छा आते हैं। ओके तो फिर 40 मार्क्स के तो करने ही करने न्यूमेरिकल्स। तो जो बच्चे सीईटी जेई कर रहे हैं बहुत बार वो कंप्लेन करते हैं कि हमारा स्कोर कैसे होगा फिजिक्स में, फिजिक्स बोर्ड्स अलग है, तो अगर आप अच्छे हो, अच्छे से करा है सीईटी जेई नीट, तो 40 मार्क्स के अराउंड आप न्यूमेरिकल्स में निकाल सकते हो, दैट कैन बी इजीली अचीव्ड राइट। और जैसे मैम ने कहा, एक और बार बताऊँ मैं आपको कि पेपर भले ही 70 मार्क का हो लेकिन बनता है 98 मार्क्स का है। जब आप पेपर देखते हो विथ ऑप्शंस 98 मार्क्स का आपके सामने होता है, उसमें से 70 आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड 40 मार्क्स के अराउंड न्यूमेरिकल्स, तो बचे हुए 53 मार्क्स जो है वो थ्योरी के अराउंड जा रहे हैं। तो जिनको थ्योरी अच्छी लगती है वो 53 मार्क्स आराम से निकाले। जिनको अच्छा मैम थ्योरी में भी बहुत टू द पॉइंट लिखना पड़ता है कि जैसे डेफिनेशन है वैसी रट लो, कि अपने मन से थोड़ा बहुत बना सकते हैं? मतलब जो डेफिनेशंस है हाँ वो तो हम कीवर्ड्स जो होते हैं या इम्पोर्टेंट वर्ड्स वो उस चेक करते हैं। डेफिनेशन में आनी ही चाहिए। अगर ओके वो मिसिंग है तो फिर वो डेफिनेशन को हम नहीं दे सकते करेक्ट। ओके सो फार एज प्रिंसिपल या लॉज कुछ थियरम्स हो गए तो वो तो बाय हार्ट ही करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ तो जो वो प्रॉपर लैंग्वेज होता है वो प्रिंसिपल का वैसे के वैसे ही आना चाहिए। ओके डेफिनेशन में थोड़ा बहुत वी कैन ऐड आवर ओन लाइक थोड़ा अपना लैंग्वेज, लैंग्वेज थोड़ा तो चल ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग वो मिस्टेक्स, थोड़ा बहुत चल जाता है फिजिक्स का। नेग्लेक्ट करते हो आप? यस अच्छा किसी को फुल स्कोर लाना हो है ना, यस, कि भाई ऐसा ये मेरा बहुत फिजिक्स स्ट्रांग है, मुझे 70 में से 70 लाने हैं, तो व्हाट शुड बी हिज और हर अप्रोच, क्या करना चाहिए उसको? ही हैज़ टू डू लाइक ऑल 16 चैप्टर्स विथ ऑप्शन ही करना है उसको। हाँ कितने भी तो ऑप्शंस करने और चाहिए आपके ख्याल से? पूरा मतलब 98 अब मार्क्स का ये लिखना चाहिए? नहीं, वैसे तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द पेपर विद इन 3 आवर्स ओके विथ ऑप्शन। ओके सो वहाँ पे हम बी सेक्शन को 1 या 2 क्वेश्चन्स विथ ऑप्शन लिख सकते हैं, डी को भी हम टू सम एक्सटेंड लिख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख के हाँ। चलो। एक एक क्वेश्चन। अगर 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 बच्चों को डाउट है कि ये मुझे बी सेक्शन में शायद ये क्वेश्चन का चला जाएगा, सो इन दैट केस ही कैन गो विद ऑप्शन। अगर ही इज़ कॉन्फिडेंट कि मुझे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे सी सेक्शन, बी या डी, सो देर इज़ नो वे टू गो फॉर दी लाइक ऑप्शंस। लेकिन सेक्शन ए जो होता है उनका एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर, उसमें फुल मार्क्स मिलने चाहिए। जरूरी है, वही मार्क्स कटते हैं फुल वही टॉपर्स के। जाते तो हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं बच्चा, तो वही मार्क्स जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बाकी में तो ऑप्शंस है। और ऑप्शंस जो एक्स्ट्रा लिखना है वो एंड में लिखना चाहिए, या जैसे फ्लो में साथ में चेकर्स के लिए ऐसा कहते हैं ना कि भाई सेम हाँ। सीक्वेंस में जाओ? नहीं, वो सेक्शन वाइज ही लिखना है। अगर सेक्शन बी का लिख रहे हो तो सेक्शन बी के फ्लो में ही वो लिखना है, एक एक्स्ट्रा वही के वही लिखना एक्स्ट्रा है। वहाँ के वहाँ पे ही वो ऐड करते जाना है अच्छा questions। रहेगा वो, है ना? और एक टिप मैं बताना चाहूँगी कि जो भी आता है वो लिखना है हमें, ओके कहाँ पे भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है। मैनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि फॉर्मूला
बाई चांस वो करेक्ट आ जाता है, ओके, तो हाफ मार्क मिल जाएगा, हाफ एक मार्क्स स्टेप मिल वाइज मार्किंग जाएंगे। है। हाँ, या डेरिवेशन लिख रहे हैं तो डायग्राम अगर करेक्ट है, हम्म, इरिस्पेक्टिव अगर स्टेप्स रॉन्ग हो रहे राइट राइट। वो डायग्राम्स के भी हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। और वो डेरिवेशन जो है उसमें प्लस पॉइंट क्या होता है, डायग्राम और डिस्क्रिप्शन का मिला के हाफ मार्क्स मिल जाते बड़े हैं आराम से श्योरली। जो आपको याद है वो लिख दो थोड़ा वो बहुत थोड़ा बहुत। जो याद है वो लिखना ही है, मतलब कहाँ पे भी ब्लैंक ही नहीं छोड़ने। सही है। तो मैम काफ़ी सारी बातें आपसे समझ में आई आज बात करके। आई एम श्योर बच्चों आपको भी समझ में आया होगा कि यार फिजिक्स का जो डर है ना आपका, वो डर होना नहीं चाहिए। पास तो हर कोई होता है। मैम ने कितने बार चेक किया पेपर, वो खुद कह रहे हैं कि हर किसी को ऑलमोस्ट पास करते हैं। बात करते करते उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि अगर 1-2 मार्क्स से पास नहीं हो रहा है तो ये ग्रेस मार्क्स भी देते हैं। बोर्ड्स का ऐसा भी रूल है कि 2-3 मार्क्स अगर सिर्फ फिजिक्स में ही फेल हो रहा है तो वो भी दे देते हैं। पहली बात तो फेल होना पॉसिबल ही नहीं है अगर आप थोड़ा भी पढ़ लेते हो तो ये जो डर है ना आपके मन में कि पास हो जाऊंगा क्या, अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, तो ये निकाल लीजिए। और कैसे अच्छा स्कोर करते हैं, कैसे पेपर लिखते हैं, वो सारी बातें भी डिस्कस की है हमने। प्रैक्टिकल्स में कैसे आपको मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। और आगे भी बहुत सारे वीडियोस मैम के आते रहेंगे। हर चैप्टर में क्या पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह के पेपर स्कीम होता है, किस तरह के पेपर चेक होते हैं, हर चीज़ पे मैडम और भी तो अलग अलग वीडियोस लेकर आएगी और सारे आपको गाइडेंस देगी। चाहिए ना आपको? अगेन अगर चाहिए तो नीचे क्या करना है, यस सर कमेंट करना है। मैम भी पढ़ेगी, हम भी पढ़ेंगे और हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है, मैम भी और ज़्यादा एफर्ट्स देंगे। सो थैंक यू मैम आपका टाइम देने के लिए। और ऐसे बहुत सारे गाइडेंस सेशन मैम ऑफलाइन भी लेते हैं। दिस इज़ 12th सेशन, क्योंकि मैम आज भी सुबह 11th सेशन लेकर आए जैसे आपने कहा। सो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं मैम, आप हर साल इतना सबको गाइड कर रहे हैं। रियली बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो इतना खुद से हर जगह जाकर गाइड करना, लोगों को एक्सपोजर देना इस तरह। सो थैंक्स अ लॉट एंड कीप डूइंग सच अ ग्रेट वर्क। अल्फा 5 पॉइंट तो रुकना नहीं है, बस आगे तू गो। वीडियो सॉल्यूशन से डाउट होगा जीरो, गणित के साथ पढ़ेगा तो सबसे आगे बढ़ेगा। टाइम कम है, सपना बड़ा